अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? बेटा हम रिवाइज करने लगे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट एंड कैपेसिटर। ऑल्टरनेटिंग करंट एंड कैपेसिटर, ठीक है जी। आपको पता है ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? करंट की दो टाइप्स होती हैं, सबको पता है। क्या होता है? करंट होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस का फ्लो होना इस करंट। दो किस्म के करंट होते हैं, डायरेक्ट करंट होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। डायरेक्ट करंट क्या होता है? जो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। और ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? जो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। तो बेटा ये डायरेक्ट करंट है जो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ये समझे इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये डीसी पावर सप्लाई है, डायरेक्ट करंट है, करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। और यहाँ पे एसी पावर सप्लाई है। देखिए कभी चार्जेस इधर जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, फिर आगे आ रहे हैं। चार्जेस ऑसिलेट कर रहे हैं, फिर पीछे जा रहे हैं, फिर आगे आ रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? द करंट चेंजेस इज डायरेक्शन। डायरेक्ट करंट में करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। अच्छा बेटा, अब क्या है हमारे घरों में जो है ना, ये करंट चेंजेस डायरेक्शन देखो जरा। अगर बल्ब लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वायर में एक डायरेक्शन में नहीं घूमते, इलेक्ट्रॉन्स वायर में ऑसिलेट कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स वायर में ऑसिलेट कर रहे होते हैं। और हमारे घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट है, हमारे घरों में ऑल्टरनेटिंग करंट है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं। और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। 50 हर्ट्ज का मतलब ये हुआ एक सेकंड में 50 साइकिल्स। और एक साइकिल में करंट डायरेक्शन चेंज होती है दो दफ़ा। एक डायरेक्शन में करंट क्लॉकवाइज जाएगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एक साइकिल हो जाएगा। तो 50 साइकिल्स का मतलब ये हुआ कि करंट डायरेक्शन 100 टाइम चेंज होती है। और बेटा इन वन साइकिल द करंट डायरेक्शन चेंजेस ट्वाइस। इट नाउ 50 हर्ट्ज मीन current direction changes 50 times in 1 second, therefore current direction changes 100 times in 1 second. 50 हर्ट्ज का मतलब 50 साइकिल्स इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में 50 साइकिल्स हैं। किस तरह के साइकिल्स हैं? इस तरह के साइकिल्स हैं। आमतौर पे सिनोसॉइडल इस तरह के साइकिल्स होती हैं। एक साइकिल क्या होता है? इसमें एक कंप्लीट क्रस्ट और एक कंप्लीट ट्रफ। एक साइकिल बेटा यहाँ पे ये क्रस्ट और ये ट्रफ, एक साइकिल हो गया। करंट टाइम ग्राफ। तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसका अगर हम करंट टाइम ग्राफ बनाएं तो वो पॉजिटिव साइड पे भी आता है, नेगेटिव साइड पे भी। यदि ऑल्टरनेटिंग करंट है, जरूरी नहीं किस शेप का हो, ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो ग्राफ के दोनों साइड्स पर आता है। ऊपर वाले को बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, नीचे वाले को बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। क्या मतलब? मतलब ये कि ये जो है ना ऊपर वाली चीज, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। और जो नीचे वाला होता है ये नेगेटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो ग्राफ दोनों साइड्स पर आता है। जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसका ग्राफ दोनों साइड्स पर आता है। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा भाई, हमारे घरों में जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो कौन सा ऑल्टरनेटिंग करंट है? सिनोसाइडल, सिनोसाइडल वेव लाइक। हमारे घरों में इस किस्म का ऑल्टरनेटिंग करंट है, इस किस्म का ऑल्टरनेटिंग करंट। ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब है करंट फ्लो कर रहा है लाइव टू न्यूट्रल और यहां फ्लो कर रहा होगा न्यूट्रल टू लाइव। अगर मैं ग्राफ बना के समझाऊं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये बना के दिखाऊं, ये ए, ये बी। कभी करंट जा रहा है ए टू बी, ये करंट जा रहा है ए टू बी, और ये करंट आ रहा है, ये वाला करंट आ रहा है, करंट फ्रॉम बी टू ए। ये करंट बी टू ए आ रहा है, ए टू बी, बी टू ए। ये एसी पावर सप्लाई का सिंबल है। अगर इस ग्राफ की इक्वेशन लिखेंगे तो इस ग्राफ की इक्वेशन क्या बनेगी? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये पीक वैल्यू क्या होती है? आई नॉट। यहाँ वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है? आई, और यहाँ पे लिखा हुआ है टी। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर करंट टाइम ग्राफ ऐसा है तो बेटा वोल्टेज टाइम ग्राफ भी ऐसा ही होगा। जो भी जो सिनोसॉइड, जिस किस्म का करंट टाइम ग्राफ होता है ना लोड का, उसी किस्म का वोल्टेज टाइम ग्राफ होता है। तो वोल्टेज टाइम ग्राफ भी सिनोसाइडल बनेगा। वोल्टेज टाइम ग्राफ भी कैसा बनेगा? सिनोसाइडल, वेव लाइक। ये कब बनेगा? व्हेन A इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू B, A इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू B तो ये, व्हेन A इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू B तो ये बनेगा। तो जिस तरह का करंट टाइम ग्राफ है वैसे ही वोल्टेज टाइम ग्राफ है। क्लियर? अच्छा बेटा, ये डायरेक्ट करंट है, सॉरी ये वाला डायरेक्ट करंट है, डीसी पावर सप्लाई है। करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये ब्लू वाले डॉट्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट कर रहे हैं। देखो बल्ब कभी ऑन हो रहा है, कभी ऑफ हो रहा है, कभी ऑन हो रहा है, कभी ऑफ हो रहा है। अच्छा, बात ये है कि ये वाला जो करंट है ना, इधर बनाता हूँ, इसका यूं है करंट टाइम ग्राफ, और इसका ग्राफ कैसे है? यूं बन रहा है, यूनिफॉर्म।
ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, ये डायरेक्ट करंट है। अच्छा, अब जितनी फॉर एग्जांपल ये एसी पावर सप्लाई है 12 वोल्ट की, इसकी पीक वैल्यू 12 है। एसी पावर सप्लाई है 12 वोल्ट की। करंट टाइम ग्राफ ऐसा है तो वोल्टेज टाइम ग्राफ भी ऐसे ही होगा ना, वोल्टेज टाइम, और यहां पे वोल्टेज टाइम। इसकी पीक वोल्टेज 10 है, इसको लगातार 10 वोल्ट मिल रही है। ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है जी जनाब। अब देखें, ये भी पावर सप्लाई है, एसी पावर सप्लाई है, और ये कौन सी पावर सप्लाई है? डीसी पावर सप्लाई है। ये 10 वोल्ट यूनिफॉर्म वोल्टेज दे रही है 10 वोल्ट, और ये क्या कर रही है? ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रही है। ओके, यहां पे लगातार कांस्टेंट पावर मिल रही है इसको, यहां पे इसको पल्सेटिंग पावर मिल रही है। देखो ना, कभी ऑन हो रहा है, कभी ऑफ हो रहा है, कभी ऑन हो रहा है, कभी लेस ब्राइट है, कभी मोर ब्राइट है, इसको पल्सेटिंग पावर मिल रही है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करना चाहता हूं, किसको ज्यादा एवरेज पावर मिल रही है, तो ऑब्वियसली इसको ज्यादा एवरेज पावर मिल रही है। लगातार 10 वोल्ट मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, करंट भी लगातार मैक्सिमम। इसमें क्या हो रहा है? वोल्टेज कभी 0 है, कभी 1 2 3 4 10 हो रही है मैक्सिमम, फिर 10 से कम हो रही है, फिर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में -10 हो रही है, फिर 0 हो रही है, फिर 10 हो रही है, कभी कभी मैक्सिमम होती है, कभी कभी करंट मैक्सिमम होता है। इसमें लगातार मैक्सिमम करंट है, तो उसको क्या मिल रही है? इट इज गेटिंग मोर एवरेज पावर, इट इज गेटिंग मोर पावर, और इट इज गेटिंग लेस पावर। इसको कम पावर मिल रही है, इसको ज्यादा पावर मिल रही है, इसको लगातार मैक्सिमम मिल रहा है, इसको कभी कभी मैक्सिमम हो रहा है। अच्छा, मैं चाहता हूं जितनी पावर यहां मिल रही है ना, ये वाली जो पावर है ना, ये किस डीसी के इक्वल है? इसकी जो एवरेज पावर है वो किस डीसी के इक्वल है? तो मैंने क्या करना पड़ेगा? मुझे इसकी वोल्टेज को कम करना पड़ेगा। मतलब जितनी उसकी एवरेज पावर मिल रही है ना उस लैंप को, मैं इसको भी कम पावर, अभी तो उसको ज्यादा पावर मिल रही है, मैं इसको कम पावर देना चाहता हूं, उसके इक्वल पावर देना चाहता हूं। जितनी उसकी एवरेज पावर है इसको उतनी पावर देना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस वोल्टेज को रिड्यूस करना पड़ेगा। वोल्टेज हैज टू बी रिड्यूस्ड, वोल्टेज हैज टू बी रिड्यूस्ड। वोल्टेज कम की, 10 कर दी, 9.5 कर दी, 9 कर दी, वोल्टेज कम करने लग गया। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर इसकी एवरेज पावर, इसकी पावर और इसकी पावर इक्वल हो गई। वो जो वोल्टेज की वो वैल्यू जिस पे डीसी की पावर एसी के इक्वल हो जाती है, डीसी वोल्टेज की वो वैल्यू जो एसी के इक्वल पावर देती है, उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज क्या होती है? रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज या रूट मीन स्क्वायर करंट। अभी करंट की बात कर लेते हैं कि अगर मैं वोल्टेज कम करूंगा तो कम करंट भी कम होगा ना। यूनिफॉर्म करंट की वो वैल्यू, यूनिफॉर्म करंट की वो वैल्यू जो नॉन यूनिफॉर्म के इक्वल पावर दे, उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर करंट। रूट मीन स्क्वायर करंट क्या होता है? डीसी की वो वैल्यू, यूनिफॉर्म डीसी की वो वैल्यू जो क्या करे? जो एसी के इक्वल पावर दे, एसी की एवरेज पावर की इक्वल पावर दे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? रूट मीन स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म करंट दैट गिव्स द सेम हीटिंग इफेक्ट, सॉरी एक मिनट, हीटिंग इफेक्ट और पावर एज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म करंट और एसी। द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म डीसी, the value of uniform DC that gives the same heating effect as of non-uniform AC. यूनिफॉर्म करंट की वो वैल्यू, यूनिफॉर्म करंट की वो वैल्यू जो क्या करे? नॉन यूनिफॉर्म के इक्वल पावर दे, उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो अगर इसकी वोल्टेज आप मैक्सिमम 10 दे रहे हैं ना, तो उसकी रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज 10 से कम होगी। ये वाली वोल्टेज होगी, ये वाली वोल्टेज होगी, ये वाला करंट होगा। ये वाली वोल्टेज को हम बोलते हैं VRMS, ये वाले करंट को बोलते हैं हम IRMS। IRMS क्या है? यूनिफॉर्म करंट की वो वैल्यू जो क्या करे? इस नॉन यूनिफॉर्म के इक्वल पावर दे। ये यूनिफॉर्म वोल्टेज की वो वैल्यू जो इसके इक्वल पावर दे। तो इस वाली को इस ग्रीन वाली को हम क्या बोलेंगे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज और रूट मीन स्क्वायर करंट। ये कैसा होता है? ये देखो, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म एसी है ना, तो उसकी जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी वो ये होगी, ये रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज है। ये सब कुछ मिटा दूं? चलिए, बस नजर तो आ रहा है आपको। ये एसी है, इसकी जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है पीक से थोड़ी कम होती है। और वो कैसे निकालते हैं? उसको डेरिवेशन नहीं चाहिए, इसका फॉर्मूला याद कर लें। IRMS किसके इक्वल होता है? I0 ओवर √2। IRMS I0 ओवर √2। ये वैल्यू I0 है ना, मैक्सिमम वैल्यू, I0 ओवर √2। इसी तरीके से VRMS क्या होगा? V0 ओवर √2। तो अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूं एसी को और डीसी को, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता ना। तो फिर मैं क्या करता हूं? मैं देखता हूं कितना एसी को पावर मिल रही है, कितनी एसी को एवरेज पावर मिल रही है।
तो मैं डीसी की पावर को एडजस्ट करूंगा, डीसी की वोल्टेज को एडजस्ट करूंगा, वोल्टेज को कम करूंगा, करंट भी कम हो जाएगा। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर क्या होने लग जाएगा, जितनी इसको पावर मिल रही है उतनी इसको पावर मिल रही होगी, उसकी पावर इक्वल हो जाएगी। तो फिर मैं क्या बोलूंगा, यूनिफॉर्म डीसी की वो वैल्यू, यूनिफॉर्म डीसी की वो वैल्यू जो एसी के इक्वल पावर दे, उसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी, पहले रूट मीन स्क्वायर करंट और वोल्टेज की बात कर लें। तो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज क्या होगी, द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म डीसी, द यूनिफॉर्म वोल्टेज और डीसी दैट गिव्स द सेम हीटिंग इफेक्ट और पावर एज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एसी। डीसी की वो वैल्यू जो एसी के इक्वल पावर दे, ये एसी है, इसकी पीक वोल्टेज है V0, वोल्टेज टाइम ग्राफ है। हाँ जी, ये वाली वैल्यू, ये यूनिफॉर्म डीसी की वो वैल्यू जो इसके इक्वल पावर देगी, इसे बोलेंगे VRMS, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। क्या होती है, यूनिफॉर्म वोल्टेज की वो वैल्यू जो नॉन यूनिफॉर्म के इक्वल हीटिंग इफेक्ट दे, एवरेज पावर दे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, VRMS। अगर सिनोसॉइडल है, VRMS किसके इक्वल होता है, V0 ओवर √2। सिनोसॉइडल है तो V0 ओवर √2 के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, ओके। आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना हमारे, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वोल्ट मीटर, एम मीटर, वो पता क्या मेजर करते हैं, वो पीक वोल्टेज मेजर नहीं करते, वो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज मेजर करते हैं। पीक वोल्टेज मेजर नहीं करते, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज मेजर करते हैं। सिर्फ CRO ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पीक वोल्टेज बताता है आपको। ठीक है, अच्छा, इस तरीके से हम जो पावर कैलकुलेट करते हैं, पावर कैलकुलेट करते हैं, ये जो एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं, ये हम V0 I0 नहीं करते, ये तो मैक्सिमम पावर है। ये कौन सी पावर होती है, ये मैक्सिमम पावर होती है। अगर मुझे एवरेज पावर निकालनी है, पावर एवरेज, तो मैं क्या करता हूं, VRMS इंटू IRMS, RMS वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता हूं। अब जरा इसको देखिए, पावर एवरेज किसके इक्वल आ गई, पावर एवरेज पावर किसके इक्वल आ गई, VRMS इंटू IRMS। ये होता है V0 ओवर √2, ये होता है I0 ओवर √2। तो आपकी जो पावर आ जाएगी वो आ जाएगी V0 I0 ओवर 2। तो हमारी जो एवरेज पावर होती है, जो एसी में जो पावर होती है, वो मैक्सिमम पावर का हाफ होती है, V0 I0 नहीं होती, V0 I0 ओवर 2 होती है। जो एसी में पावर मिल रही होती है, हम उसकी पीक पावर निकाल लें, V0 को I0 से मल्टीप्लाई करें तो पीक पावर आ जाएगी ना, उतनी पावर नहीं मिल रही होती, उसकी आधी पावर मिल रही होती है। तो बेटा ये एवरेज पावर का फार्मूला है। इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी हो तो पर्टिकुलर वोल्टेज उस इंस्टेंट के ऊपर जो आ रही होगी, पर्टिकुलर करंट जो आ रहा होगा, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगी। लेकिन अगर वो नॉर्मल पावर निकालनी है तो एवरेज पावर होती है। और एवरेज पावर कैसे निकालते हैं बेटा, VRMS इंटू IRMS। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा इसके बाद हमने पढ़ा रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या होती है, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन, द कन्वर्जन ऑफ AC इंटू DC, द कन्वर्जन ऑफ AC इंटू DC। ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। दो किस्म की रेक्टिफिकेशन होती है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, एक फुल वेव। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सिंगल डायोड। वी यूज अ सिंगल डायोड इन सीरीज विद द DC पावर सप्लाई एंड लोड। हम सिंगल डायोड यूज करते हैं DC पावर सप्लाई के साथ, ये देखो AC पावर सप्लाई के साथ। AC पावर सप्लाई है, ये डायोड, ये लोड, इनके साथ सीरीज में हम एक डायोड यूज करते हैं, सिंगल डायोड यूज करते हैं। तो जब डायोड नहीं लगा हुआ तो करंट यूं फ्लो करता है, यूं करंट यूं भी जाता है, यूं भी जाता है, करंट यूं भी जाता है, करंट A to B भी जाता है, B to A भी जाता है। हाँ जी, AC पावर सप्लाई है, ये A है, ये B है, ये करंट जा रहा है A to B और ये आ रहा है B to A। करंट यूं भी जा रहा है, यूं भी आ रहा है जब डायोड नहीं है। लेकिन जब डायोड लगा देते हो, ये A to B तो जाने देगा, B to A नहीं आने देगा। तो A to B करंट पास हो जाएगा, फिर नहीं होगा, फिर इस डायरेक्शन में नहीं होगा, डायोड ऑपोजिट है, रिवर्स बाइस्ड हो जाएगा, फिर करंट पास हो जाएगा A to B, फिर पास नहीं होगा। तो बेटा इस किस्म का ग्राफ बनेगा। तो जब आप इस किस्म की इनपुट देंगे तो इस किस्म का आउटपुट मिलेगी। तो जब आप ग्राफ में इनपुट ये देंगे, करंट टाइम या वोल्टेज टाइम से वोल्टेज टाइम, आउटपुट कैसे मिलेगी, वोल्टेज टाइम। हाँ जी, A to B करंट पास होगा,
जब ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा तो करंट पास हो जाएगा, जब ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा तो करंट पास नहीं होगा, तो करंट की ये पल्स पास हो जाएगी। अगर हम करंट टाइम ग्राफ बनाए ना, करंट टाइम ग्राफ, आउटपुट के अक्रॉस करंट टाइम ग्राफ बनाए, करंट टाइम ग्राफ ऐसा बनता है। तो जब इसमें करंट पास होगा तो उसको वोल्टेज मिलेगी ना, तो इस दौरान में करंट पास हो रहा है, वोल्टेज मिल रही है। इस दौरान में करंट पास नहीं हो रहा, वोल्टेज नहीं मिल रही, फिर करंट पास हो रहा है, वोल्टेज मिल रही है, फिर करंट पास नहीं हो रहा, वोल्टेज नहीं मिल रही। सो ये ग्राफ बनता है। हाँ जी बेटा, इसको ना मैं ज़रा डिटेल में आपको बताता हूँ, डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको, ये क्लियर नहीं है ज़रा। देखो ये पावर सप्लाई है, एसी पावर सप्लाई, और ये मैंने लगा दिया डायोड, ये लोड है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ठीक है। अच्छा, जब लोड नहीं, जब डायोड नहीं है, व्हेन देयर इज नो डायोड, डायोड के लाइव बताता हूँ। एसी पावर सप्लाई, ये ए, ये बी, जब लोड नहीं है तो ग्राफ ऐसा बन रहा है। कौन सा ग्राफ ऐसा बन रहा है? करंट टाइम ग्राफ। करंट टाइम ग्राफ ऐसा है तो वोल्टेज टाइम ग्राफ भी ऐसा होगा। क्यों भाई ऐसा क्यों होगा? जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है ना, इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो VI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो जो IT ग्राफ की शेप होती है वो VT ग्राफ की शेप होती है। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर आए, अब डायोड लगा दिया। डायोड क्या करेगा? एक डायरेक्शन में करंट को जाने देगा, जब इसकी टेल पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी, करंट A to B जाएगा। ये करंट का वन वे होता है ना, डायोड करंट को एक डायरेक्शन में जाने देता है, फॉरवर्ड बाइस्ड होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं आने देता। तो A to B, ये करंट है A to B, ये है B to A, ये है A to B, ये B to A। तो क्या करेगा? A to B तो करंट को जाने देगा। ये देखो करंट टाइम ग्राफ, इतने टाइम के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट गुजर जाएगा, ये करंट को जाने देगा, ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, करंट यूं चला गया, तो ऑपोजिट आना चाहेगा इतने टाइम के लिए, जब रिवर्स बाइस होगा तो करंट पास नहीं होगा, तो ये जीरो रहेगा। फिर ये करंट पास हो जाएगा A to B, फिर वो नेगेटिव वाला पास नहीं होगा, फिर ये करंट पास हो जाएगा, ये पास नहीं होगा। तो ये करंट टाइम ग्राफ बन गया किसका? पूरे सर्किट का, क्योंकि पूरे सर्किट में चीजें सीरीज में है ना, सीरीज में करंट सेम होता है। यही करंट टाइम ग्राफ डायोड का है, ये लोड का है, ये पावर सप्लाई का, ये पूरे सर्किट का करंट टाइम ग्राफ है। करंट गुजरेगा तो पूरे सर्किट में गुजरेगा, सीरीज में करंट सेम होता है हर जगह पे। अच्छा, अब वोल्टेज टाइम ग्राफ सबका सेम नहीं है। वोल्टेज टाइम ग्राफ पावर सप्लाई का तो यही है, चाहे डायोड लगा हुआ है चाहे डायोड नहीं लगा हुआ, पावर सप्लाई की वोल्टेज तो ऐसी वेरी करेगी। अच्छा, अब इन दोनों की बात करते हैं। वोल्टेज टाइम ग्राफ ऑफ लोड, वोल्टेज टाइम ग्राफ किसका? लोड की बात करता हूं। तो लोड की रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, जब इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, जो IT ग्राफ की शेप है वही VT ग्राफ की शेप होगी। लोड की रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो I और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, अब आपको पता है ये दोनों सीरीज में है। अब डायोड का बना रहा हूं वोल्टेज टाइम ग्राफ, डायोड का वोल्टेज टाइम ग्राफ बना रहा हूं, वोल्टेज टाइम ग्राफ ऑफ डायोड। आपको बताया ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है। अगर पॉजिटिव पीक्स, ये वाली पीक्स वोल्टेज की पॉजिटिव पीक्स लोड को मिल रही हैं, तो नेगेटिव पीक्स कहां जा रही होंगी? वो डायोड को मिल रही होंगी। तो देखो ये सारी की सारी पॉजिटिव पीक किसको मिल गई? ये पॉजिटिव पीक किसको मिल गई? इसको मिल गई। तो डायोड को क्या मिला? जीरो। अब इसको जीरो मिल रहा है तो नेगेटिव पीक किसको मिलेगी? डायोड को। फिर ये जब इसको वोल्टेज मिलेगी, लोड को वोल्टेज मिलेगी, ये जीरो होगा। ऐसे इन दोनों को यूनियन लेंगे तो वही बन जाएगा। ये पॉजिटिव पीक्स किसको मिल रही है? लोड को। नेगेटिव पीक्स किसको मिल रही है? डायोड को। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जब करंट पास होता है तो पूरे सर्किट में होता है। तो ये करंट टाइम ग्राफ तो पूरे सर्किट का है, यही लोड का है, यही डायोड का है, यही पावर सप्लाई का है। लेकिन वोल्टेज टाइम ग्राफ तीनों का डिफरेंट है। एसी पावर सप्लाई का वोल्टेज टाइम ग्राफ ऐसे ही बनेगा, लोड का वोल्टेज टाइम ग्राफ ऐसा बनेगा जैसे उसका करंट टाइम ग्राफ है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो उनके ग्राफ की शेप सेम होती है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। और जब पॉजिटिव पीक्स इसको मिल रही हैं तो नेगेटिव पीक्स इसको मिल रही होंगी, ठीक है ना। वोल्टेज सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है ना, ठीक है। तो अगर इसको पॉजिटिव पीक्स मिल रही हैं तो नेगेटिव पीक्स यहाँ पे जा रही होंगी। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इसकी रेजिस्टेंस जीरो है ना, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसकी रेजिस्टेंस जीरो है तो उसको जीरो वोल्टेज मिलेगी, सारी वोल्टेज इसको मिल जाएगी।
अच्छा ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं, अब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, नेगेटिव अब ये ओपन स्विच की तरह एक्ट करता है, इसकी डिस्टेंस इन्फिनिट है, करंट पास ही नहीं होगा, सारी की सारी वोल्टेज जिसके क्रॉस आ जाएगी इसको नहीं मिलेगी, नेगेटिव वोल्टेज जिसके क्रॉस आ जाएगी इसको जीरो मिलेगा। फिर फॉरवर्ड बाइस में इसकी रेजिस्टेंस जीरो तो वोल्टेज जीरो, सारी वोल्टेज इसको मिल जाएगी और इसको क्या मिलेगा जीरो। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो इन दोनों में वोल्टेज ने डिवाइड हो रहा है, इसकी रेजिस्टेंस आर है और ये ओपन स्विच की तरह एक्ट कर रहा है, ये करंट को जाने नहीं दे रहा, इसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट हो गई है, सारी वोल्टेज यहां आ जाएगी। तो बेटा ये है जी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और ग्राफ्स। उसके बाद क्या पता होना चाहिए आपको, फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होती है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हम क्या यूज करते हैं, हम 4 डायोड यूज करते हैं ब्रिज सर्किट में, 4 डायोड यूज करते हैं, 4 डायोड, ये 4 डायोड, डायोड 1, डायोड 2, डायोड 3, डायोड 4, 4 डायोड यूज करते हैं इन अ ब्रिज सर्किट। अच्छा क्या पावर सप्लाई कहां पे कनेक्टेड होती है, जहां पे एक का हेड एक की टेल, एक का हेड एक की टेल, हेड टेल कनेक्टेड है, वहां पे पावर सप्लाई। जहां पे दोनों टेल्स कनेक्टेड है और दोनों हेड्स कनेक्टेड है वहां पे लोड। आमतौर पे डायग्राम ऐसे नहीं होती, आमतौर पे ऐसे होती है, मैं ऐसे बना देता हूं, वैसे मुझे ज्यादा इजी यूं लगती है। देखो जहां पे दोनों टेल्स और दोनों हेड्स कनेक्टेड है, यहां पे लगा दिया लोड, जहां पे एक का हेड एक की टेल, एक का हेड एक की टेल, वहां पे लगा दी पावर सप्लाई। ये होता है फुल वेव रेक्टिफायर। अब क्या होगा, जब करंट आएगा, ये ए है, बी है, ये भी पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, करंट यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, किस डायोड से गुजरेगा, ये डायोड 1, डायोड 2, डायोड 3, डायोड 4, इधर से गुजरेगा करंट, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, यूं होके यहां से चलाएगा। करंट का पाथ ये बनेगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, करंट यहां से गुजरेगा, यूं होके यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा और यहां से जाएगा। अच्छा अब दोबारा बनाता हूं, ये ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, ये लोड है, डायोड 1, 2, 3, 4 ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। अब करंट यहां से आएगा, ये ए है, ये बी है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट का पाथ ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, अब इसके थ्रू जाएगा, फिर यहां पर आएगा, फिर यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट यूं आया, यूं आया, यूं गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट यूं आया, यूं आया, यूं गया, और यहां पे करंट ऐसे आया, इसके थ्रू गुजरा, यहां से गुजरा और यहां से गुजरा। भाई इस तीर के ऑपोजिट तो जाने नहीं है, तो वन वे ट्रैफिक है ना, तो करंट इधर भी यूं जा रहा है, इसको कहते हैं एक्स टू वाई। करंट पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी एक्स टू वाई जा रहा है, करंट नेगेटिव हाफ साइकिल में भी एक्स टू वाई जा रहा है, ये एक्स और ये वाई। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे, वोल्टेज टाइम ग्राफ, पावर सप्लाई का वोल्टेज टाइम ग्राफ, लोड का करंट टाइम ग्राफ बना रहा हूं, करंट टाइम ग्राफ। इसने क्या किया, करंट एक्स टू वाई फ्लो कराया, इसने क्या किया, करंट एक्स टू वाई फ्लो कराया। अच्छा इसने क्या किया, इससे भी करंट एक्स टू वाई फ्लो कराया, ये करंट एक्स टू वाई है, तो ये भी क्या होगा एक्स टू वाई। इससे भी करंट कहां फ्लो कराया, एक्स टू वाई, इससे भी करंट कहां फ्लो कराया, एक्स टू वाई। तो आपको ऐसी पीक्स मिलेंगी, एक्स टू वाई करंट फ्लो होगा। ये करंट टाइम ग्राफ है लोड का। लोड की रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो लोड का करंट टाइम ग्राफ है वही लोड का वोल्टेज टाइम ग्राफ होगा, ये लोड का वोल्टेज टाइम ग्राफ होगा। जो करंट टाइम ग्राफ है वही वोल्टेज टाइम ग्राफ है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, इसी जो बैटरी की वोल्टेज होती है वो इनपुट होती है, जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज होती है वो आउटपुट होती है। ठीक है बेटा, ऐसे मिलेगा आपको। अच्छा अब आपको बताना चाहिए कि डिफरेंट शेप्स के ग्राफ कैसे बनेंगे। देखो अगर ये इनपुट है, ये इनपुट बना रहा हूं और यहां पे बना रहा हूं आउटपुट, किस केस में, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इनपुट ये है तो आउटपुट हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में कैसी होगी, ये मिलेगी। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में कैसी होगी, ऑब्वियसली वोल्टेज टाइम ग्राफ है, ये वोल्टेज टाइम ग्राफ है, वोल्टेज टाइम ग्राफ है, सब वोल्टेज टाइम ग्राफ है। अच्छा अगर इनपुट ऐसी होगी, वोल्टेज टाइम ग्राफ, तो क्या मिलेगा, हाफ वेव में क्या मिलेगा, और फुल वेव में क्या मिलेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। वोल्टेज टाइम ग्राफ फुल वेव में यूं मिल जाएगी। ये इनपुट होगी, ये इनपुट होगी बेटा,
वोल्टेज टाइम ग्राफ। तो हाफ वेव में क्या मिलेगा, हाफ वेव में पॉजिटिव पिक्स मिलेंगी खाली, फिर गैप आ जाएगा, फिर पॉजिटिव पिक मिलेगी, फिर गैप आ जाएगी। फुल वेव में क्या मिलेगा, फुल वेव में पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव भी ऊपर आ जाएगी, मिरर इमेज यूं मिलेगा, K2 पहाड़ मिलेंगे, पॉजिटिव रहेगी, ये भी मिरर इमेज हो जाएगा। फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट रेक्टिफिकेशन, द कन्वर्जन ऑफ AC इंटू DC। फिर हमने बात की कि क्यों यूज करते हैं जनाब हम, व्हाट आर द एडवांटेजेस। ये देख लें, इनपुट नहीं आ रहा, हाँ जी, इनपुट ऐसे है तो आउटपुट ऐसे है, इस तरह में। यहाँ पे करंट का पाथ चेक करना चाहते हैं, करंट यूँ आ रहा है, इससे गुजरेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, यहाँ से जाएगा, इस डायोड से गुजरेगा, यहाँ से आएगा। करंट का पाथ ये बनेगा, ब्राउन पेन से बनाया। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, किसी और कलर से बनाता हूँ, ओहो, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल कैसे होगा, ब्लू से बनाता हूँ। हाँ जी, करंट कहाँ से आएगा जनाब, ऑपोजिट आएगा, यूँ आएगा, अब इसके थ्रू जाएगा, इधर आएगा, उधर तो जा नहीं सकता, फिर दोबारा यूँ करके यूँ जाएगा, यूँ आएगा, यूँ, फिर इसके थ्रू गुजरेगा और यहाँ से यूँ आ जाएगा। तो दोनों केसेस में करंट कहाँ से जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, मतलब X to Y फ्लो करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी। दिस इज रेक्टिफिकेशन, द कन्वर्जन ऑफ AC इंटू DC। अच्छा बेटा, उसके बाद हमने पढ़ा व्हाट आर द यूजेस ऑफ AC यूज क्यों करते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट के यूजेस क्या हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, इट इज इजीली प्रोड्यूस्ड बाय जनरेटर में इजीली प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। जनरेटर में इसके अंदर ना स्लिप रिंग चल जाते हैं, स्प्लिट रिंग नहीं चाहिए होते हैं, सिंपल रिंग्स के थ्रू बन जाती है। मैक्सिमम वोल्टेज को हम इसको स्टेप अप भी कर सकते हैं, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज पॉसिबल है, इसकी वोल्टेज को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। It can be controlled by wide range of component. It has regular frequency which is useful in timing. इतनी डिटेल नहीं चाहिए, सबसे मेन काम इसका यही है कि ये क्या करता है, ये वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के काम आता है। दिस इज ऑल अबाउट ऑल्टरनेटिंग करंट। जल्दी रिवाइज किया, और हमने क्या पढ़ा, इससे मेन चीज़ें क्या थी कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, उसकी रूट मीन स्क्वायर वोल्टेजेस क्या होती हैं, और रेक्टिफिकेशन क्या होती है। रेक्टिफिकेशन की स्मूथिंग जो है वो भी यहाँ पर आती है, लेकिन वो हम कैपेसिटर के साथ डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्या है, कैपेसिटर क्या होता है, इट इज़ एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर क्या होता है, इट इज़ एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। आमतौर पे बहुत तरह के कैपेसिटर होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, दो कंडक्टिंग मेटल प्लेट्स होती हैं, उनके दरम्यान में एक इंसुलेटर होता है। हम इस पर एनर्जी कैसे स्टोर करते हैं, इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में आ जाते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव, तो इस पर चार्जेस आ जाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, तो बैटरी में एनर्जी स्टोर हो गई। चार्जेस सेपरेट होने से एनर्जी स्टोर हो गई। चार्जेस सेपरेट होने से क्या हो गया, एनर्जी स्टोर हो गई। क्यों एनर्जी स्टोर हुई, बैटरी ने चार्जेस को सेपरेट करने में वर्क डन किया है। आराम से तो नहीं चार्जेस सेपरेट होंगे ना, बैटरी को चार्जेस सेपरेट करने में वर्क डन किया है, इसलिए वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर्ड। क्या हुआ है जी, a capacitor is an energy storing device as battery has to do work in separating the charges and work done is equal to energy transferred। तो कैपेसिटर के ऊपर चार्जेस सेपरेट करने में बैटरी को वर्क डन करना पड़ा है। देखो ना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालना है, ठीक है। अब इस पॉजिटिव प्लेट से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यहाँ पे एक और पॉजिटिव आ जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डालना है नेगेटिव, ये वेलकम नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जोर लगा के डालना है। फिर अब इस पर डबल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, इसको ज़्यादा है और एनर्जी चाहिए, ये ज़्यादा होती है, और इसको इलेक्ट्रॉन डालने के लिए और जोर लगाना पड़ेगा, तो बैटरी को वर्क डन करना पड़ रहा है। अच्छा, अब एक कैपेसिटर की प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो रहा है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज स्टोर हो रहा है, ओवरऑल चार्ज कितना हुआ, 0। तो इट इज नॉट अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर इज नॉट अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज स्टोर होता है, लेकिन ओवरऑल चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर 0 होता है। एक पे पॉजिटिव होता है, एक पे नेगेटिव होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। क्या कह रहे हैं जी, it is not a charge storing device as equal and opposite charges store on each plate of the capacitor and net charge is 0। कैपेसिटर पे नेट चार्ज 0 है, एक प्लेट पे चार्ज स्टोर होता है। कैसे स्टोर होता है, बैटरी से कनेक्ट करते हैं। जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर आते जाते हैं। तो आप कहेंगे इन्फिनिट क्यों नहीं आ जाते, कब तक आते रहते हैं, जब तक कैपेसिटर की वोल्टेज
बैटरी की वोल्टेज की यहाँ पे 12 वोल्ट है ना, तो जब भी इन दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस 12 नहीं हो जाता, चार्जेस आते जाएंगे, चार्जेस आते जाएंगे। क्या मतलब, देखो होगा ये कि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव प्लेट है, इलेक्ट्रॉन को इधर को पुश कर रही है, बैटरी इलेक्ट्रॉन पे इधर को फोर्स लगा रही है, इस पे नेगेटिव चार्ज बिल्टअप होने से, इस पे नेगेटिव चार्ज होने से इलेक्ट्रॉन को इधर को फोर्स लगाएगा। जैसे जैसे यहाँ नेगेटिव बढ़ता जाएगा, फोर्स बढ़ते 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 जब दोनों फोर्सेज इक्वल हो जाएंगी, बैटरी की ड्राइविंग फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को पुश कर रही है, प्लेट पे लेके जाना चाह रही है, और प्लेट पे नेगेटिव चार्ज जमा हो गया है जो इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहा है। जब दोनों फोर्सेज इक्वल हो जाएंगी तो फर्दर इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। ये कब होगा, जब बैटरी की वोल्टेज और कैपेसिटर की वोल्टेज इक्वल हो जाएगी। इसको ऐसे समझे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इससे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब फर्दर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जोर लगाना पड़ेगा, इसको जोर लगाना पड़े। अब यहाँ पे एक और नेगेटिव आ जाएगा और बैटरी की फोर्स बढ़ती जाएगी, ये रिपल्जन, फर्दर इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, यहाँ पे मुश्किल होगी इसको आने में। फर्दर इलेक्ट्रॉन को क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। इसे पॉजिटिव खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, ये रिपेल कर रहा है, कोशिश ही नहीं कर रहा ना आए। तो इसकी अपोजिंग फोर्स और बैटरी की फोर्स जब बढ़ जाएगी तो फर्दर चार्जेस नहीं आएंगे, ये चार्ज बढ़ता जा रहा है, देखो चार्ज बढ़ता जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और स्लो आ रहा है, देखो चार्ज बढ़ता जा रहा है। कैपेसिटर के एक प्लेट पे चार्ज स्टोर बढ़ता जा रहा है। ये दोबारा से शुरू हो गई। हाँ जी बेटा, तो स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको बैटरी से कनेक्ट करना पड़ता है। तो जो चार्ज स्टोर होता है ना Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, and Q is equal to CV, charge stored on each plate, charge stored on each plate किसके इक्वल होता है बेटा, किसके प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज के। जितने वोल्टेज ज्यादा होगी उतना चार्ज स्टोर ज्यादा होगा। एंड C इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्ट, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्ट कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है, इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम पर वोल्ट, और इसको बोलते हैं फेरेड, इसको बोलते हैं फेरेड। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेरेड। अब एक कैपेसिटेंस बेसिकली आप कह सकते हैं चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी, चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी कैपेसिटेंस, इसकी यूनिट फेरेड होती है। अगर 50 माइक्रो फेरेड का कैपेसिटेंस है तो उसका मतलब वो 50 माइक्रो कूलम पर वोल्ट, कि अगर आप कैपेसिटर को 1 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो उसकी एक प्लेट पे पॉजिटिव 50 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा, एक प्लेट पे नेगेटिव 50 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा। अगर 2 मिली फेरेड कैपेसिटेंस है, 2 मिली फेरेड कैपेसिटेंस है, 2 मिली फेरेड कैपेसिटेंस है, तो उसका क्या मतलब है, 2 मिली कूलम पर वोल्ट, कि अगर आप इसको 1 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो एक प्लेट पे पॉजिटिव 2 मिली कूलम चार्ज आ जाएगा, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव 2 मिली कूलम चार्ज आ जाएगा। कैपेसिटेंस चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी होती है, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। ओवरलैपिंग एरिया, जितना प्लेट का एरिया ज़्यादा होता है उतना कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है, और जितना डिस्टेंस कम होता है उतना कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये मैंने 2 वे स्विच बनाया हुआ है, देखो सर्किट देखो 2 वे स्विच। बैटरी से कनेक्ट किया तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, और जब मैं क्या करूँगा, ये स्विचेस को यहाँ पे लगा दूंगा तो कैपेसिटर इस लोड के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगा। ये देखो, कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए बैटरी से कनेक्ट करते हैं, डिस्चार्ज करने के लिए लोड से कनेक्ट करते हैं। देखो मैंने ये स्विच यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, अब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। जो एनर्जी स्टोर की थी उससे लैंप ऑन होगा, जो एनर्जी स्टोर की थी उससे लैंप ऑन होगा। यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट करूंगा तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, जो स्टोर्ड एनर्जी कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगी जब लोड से कनेक्ट करेंगे। ओके, ये मैंने बता दिया आपको। कैपेसिटेंस की बात कर ली, Q इज इक्वल टू CV। और कैपेसिटेंस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, जितना ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना कैपेसिटेंस कम होगा, और जितना एरिया कम होगा उतना कैपेसिटेंस कम होगा। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है 3 चीज़ों के ऊपर बेसिकली। ओवरलैपिंग एरिया पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पे डिपेंड करता है, और उन प्लेट्स के दरमियान इंसुलेटर कौन सा यूज़ किया हुआ है, पॉलीथीन शीट यूज़ की हुई है या लकड़ी यूज़ की हुई है या एयर यूज़ की हुई है, उसकी परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, इतनी डिटेल नहीं चाहिए आपको। अच्छा बेटा, अब आपको पता है Q इज प्रोपोर्शनल टू V, Q इज प्रोपोर्शनल टू V होता है। तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे चार्ज स्टोर्ड ऑन ईच प्लेट और वोल्टेज का, तो ऐसा बनेगा, पता है आपको। इसकी स्लोप किसके इक्वल होगी, स्लोप तो कैपेसिटेंस के इक्वल होगी।
और इसका ये जो एरिया होगा ना, एरिया किस क्वांटिटी के इक्वल होता है, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन होती है। तो चार्ज इंटू वोल्टेज एनर्जी, तो ये एरिया किसके इक्वल होता है, एनर्जी स्टोर्ड। एरिया किसके इक्वल होता है, एनर्जी। और ये कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस वोल्टेज क्यू, वही क्यू, तो ये एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, हाफ क्यू वी। और अगर क्यू की जगह सी वी लगा लेंगे, सी वी इंटू वी, सी वी हाफ सी वी स्क्वेयर। और अगर वी की जगह क्यू बाई सी लगा लेंगे ना, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी होता है, या सी इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी वी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई सी। तो अगर मैं क्यू की जगह सी वी लगा लूंगा तो सी वी स्क्वेयर, और वी की जगह क्यू बाई सी लगा लूंगा तो ये बन जाएगा हाफ क्यू स्क्वेयर बाई सी। देखो ये एनर्जी स्टोर के फॉर्मूला बन गया, हाफ क्यू वी, हाफ सी वी स्क्वेयर, हाफ क्यू स्क्वेयर बाई सी। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर हम ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, बैटरी कितना वर्क डन कर रही है, बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करने में वर्क डन करती है क्यू वी, वर्क डन बाय द बैटरी क्यू वी। एनर्जी कितनी स्टोर होती है, एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर, आधी, हाफ क्यू वी। बैटरी वर्क डन कर रही है क्यू वी, एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, हाफ क्यू वी। बाकी आधी एनर्जी कहां जा रही है, तो बेटा जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है, उसकी प्लेट्स पे चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा होता है, तो वायर में इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं ना, तो वायर हीट अप होती है, कुछ हीट एनर्जी बनती है, और प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। जहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। तो बेटा दो एनर्जीज में कन्वर्ट हो रही है। नंबर वन, एक तो हीट एनर्जी बन रही है, बैटरी ज्यादा वर्क डन कर रही है, कैपेसिटर में कम एनर्जी स्टोर हो रही है, तो कहां जा रही है, कुछ हीट एनर्जी बन रही है, और कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट आउट हो रही है, क्योंकि कैपेसिटर्स की प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा दो किस्म के कैपेसिटर्स के अरेंजमेंट पढ़ते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। ये सीरीज अरेंजमेंट है, ये पैरेलल अरेंजमेंट है, ठीक है, सीरीज अरेंजमेंट एंड पैरेलल अरेंजमेंट। सीरीज अरेंजमेंट में क्या होता है बेटा, सीरीज अरेंजमेंट में क्या होता है, यूं यूं आपने कैपेसिटर लगाए हुए यूं, ये सीरीज अरेंजमेंट है। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2। सीरीज में क्या होता है, जितना चार्ज बैटरी ट्रांसफर करेगी उतना ही यहाँ पे स्टोर होगा, उतना ही यहाँ पे स्टोर होगा। इस पे कितना स्टोर होगा, एक पे प्लस क्यू होगा तो दूसरे पे माइनस क्यू हो जाएगा। इस पे अगर चार्ज स्टोर हो रहा है प्लस क्यू तो इस पे होगा माइनस क्यू, इससे प्लस क्यू तो इससे माइनस क्यू। सीरीज में चार्ज सेम होगा, चार्ज सेम होगा, चार्ज सेम होगा। क्या चीज डिवाइड होगी, वोल्टेज डिवाइड होगी। इस पे वोल्टेज डिवाइड होगी, टोटल वोल्टेज V है, इसे मिलेगी V1, इसे मिलेगी V2। और वोल्टेज कैसे डिवाइड होगी, इनवर्स रिलेशन। V होता है Q बाई C, इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है। जिसका कैपेसिटेंस कम है उसको ज्यादा वोल्टेज मिलेगी, अगर कैपेसिटेंस इक्वल है तो इक्वल वोल्टेज मिलेगी, अदरवाइज जिसका कैपेसिटेंस कम है उसको ज्यादा वोल्टेज मिलेगी। तो वोल्टेज डिवाइड होगी। हम लिख सकते हैं टोटल वोल्टेज किसके इक्वल है, V1 प्लस V2, चार्ज सेम है तो चार्ज C टोटल Q बाई C1 प्लस Q बाई C2, तो Q सारे कैंसिल हो गए तो बन गया 1 ओवर C टोटल इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। तो कैपेसिटर्स इन सीरीज में इस तरह का फॉर्मूला बनेगा। अगर दो कैपेसिटर्स हों तो प्रोडक्ट ओवर सम भी बन सकता है, प्रोडक्ट ओवर सम। जैसे वो रेजिस्टर्स इन पैरेलल का फॉर्मूला बनता था उसी तरह का फॉर्मूला कैपेसिटर्स इन सीरीज के लिए बनेगा। चार्ज सब पे सेम स्टोर होगा, सीरीज में जितना यहाँ उतना यहाँ, जितना यहाँ उतना यहाँ, उतना यहाँ उतना, जितने भी सीरीज में कैपेसिटर्स होंगे सब में सेम चार्ज स्टोर होगा। वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी, किसको वोल्टेज ज्यादा मिलेगी, जिसका कैपेसिटेंस कम है उसको वोल्टेज ज्यादा मिलेगी, और इसकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। पैरेलल कैपेसिटर्स में क्या होता है, पैरेलल में अगर आप यूं बैटरी जोड़ देते हैं, पैरेलल में वोल्टेज V है तो इसको भी V वोल्टेज मिल रही है, इसको भी V, इसको भी V, वोल्टेज इज सेम क्योंकि सेम दो पॉइंट से कनेक्टेड है। क्या होता है, चार्ज डिवाइड होगा। इस पे चार्ज स्टोर हो रहा है Q1, इस पे चार्ज स्टोर हो रहा है Q2, इस पे चार्ज स्टोर हो रहा है Q3। हम लिखेंगे टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q किसके इक्वल होता है, CV, C टोटल V, C1V, C2V, C3V, सारे V कैंसिल कर दें तो C टोटल किसके इक्वल आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल में टोटल कैपेसिटेंस ऐड हो जाएगा। पैरेलल में लगाएंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3। पैरेलल लगाने से टोटल कैपेसिटेंस क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ये कैपेसिटर लगाया, फिर ये कैपेसिटर लगाया, फिर ये कैपेसिटर लगाया, जैसे जैसे तुम पैरेलल कैपेसिटर जोड़ते जा रहे हो तुम ओवरलैपिंग एरिया बढ़ाते जा रहे हो। क्या मतलब,
पहले देखो ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, खाली ये प्लेट कनेक्टेड थी ए एंड बी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो प्लेट्स कनेक्टेड थी, खाली पॉजिटिव से ए कनेक्टेड थी, खाली नेगेटिव से बी कनेक्टेड थी। तो ओवरलैपिंग एरिया इतना था। पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड बैटरी और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड बैटरी का ओवरलैपिंग एरिया इतना था। अब आपने ये भी एक कैपेसिटर जोड़ दिया, तो पॉजिटिव टर्मिनल से ये वाली प्लेट भी कनेक्टेड है, ये वाली प्लेट भी कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से ये वाली प्लेट भी कनेक्टेड है, ये वाली प्लेट भी कनेक्टेड है। एक और कैपेसिटर जोड़ दिया, पॉजिटिव से अब ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। पॉजिटिव टर्मिनल से ज़्यादा प्लेट्स कनेक्टेड है, तो नेगेटिव से भी ज़्यादा प्लेट्स कनेक्टेड है ना, तो ओवरलैपिंग एरिया बढ़ गया है, तो कैपेसिटेंस बढ़ गया है। जितना प्लेट्स का एरिया ज़्यादा होता है उतना कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो पैरेलल जोड़ने से टोटल कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, सबको जमा करके आ जाता है। सीरीज में टोटल कैपेसिटेंस कम हो जाता है, उसके रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं, टोटल कैपेसिटेंस कम हो जाता है। हाँ, अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हों तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा C/N, और यहाँ पे आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हों तो फॉर्मूला जाएगा N/C, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स में। अच्छा, जब तुम सीरीज में कैपेसिटर जोड़ते हो तो टोटल कैपेसिटेंस तो कम हो जाता है, लेकिन सेफ वर्किंग वोल्टेज, एक कैपेसिटर पे दो चीज़ें होती हैं, एक उसका कैपेसिटेंस गिवन होता है, एक उसकी वर्किंग वोल्टेज गिवन होती है। तो सीरीज में कनेक्ट करने से टोटल कैपेसिटेंस तो कम हो जाता है, लेकिन आप दोनों सीरीज वाले कैपेसिटर को ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर सकते हो। मतलब आपके पास बैटरी अवेलेबल है 20 वोल्ट की, एक कैपेसिटर की मैक्सिमम वोल्टेज है 10, तो आप डायरेक्ट जोड़ोगे तो जल जाएगा, तो आप सीरीज में लगा दोगे बहुत सारे कैपेसिटर, ताकि हर कैपेसिटर को डिवाइडेड वोल्टेज मिले। तो सीरीज में कनेक्ट करने से जो सिस्टम की सेफ वर्किंग वोल्टेज होती है, जो मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई की जाती है, बढ़ जाती है। सीरीज में कनेक्ट करने से बढ़ जाती है, और पैरेलल कनेक्ट करने पे सेफ वर्किंग वोल्टेज कम हो जाती है, मिनिमम वाले के इक्वल हो जाती है। देखो ना, अगर बैटरी है आपके पास, फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर है, इसकी मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो 10 है, इसकी मैक्सिमम वोल्टेज 5 है। अब दोनों को पैरेलल जोड़ दिया है, पैरेलल जोड़ने से क्या हुआ, टोटल कैपेसिटेंस तो बढ़ गया है, लेकिन अब बैटरी कितनी यूज कर सकते हो, 10 वोल्ट की बैटरी लगाओगे ये तो नहीं जलेगा, लेकिन ये नीचे वाले को भी 10 मिलेगी, जल जाएगा। तो आप कितनी वोल्ट की बैटरी मैक्सिमम लगा सकते हो जिससे ना ऊपर वाला कैपेसिटर जले ना नीचे वाला, तो आप 5 वोल्ट लगा सकते हो ना, बस 5 वोल्ट से ना ये जलेगा ना ये जलेगा, तो आपकी सेफ वर्किंग वोल्टेज कम हो गई ना, मिनिमम वाले के इक्वल हो गई, मिनिमम वाले के इक्वल हो गई। तो सेफ वर्किंग वोल्टेज क्या होती है, द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू अ गिवन कैपेसिटर। उससे कम अप्लाई करो खैर है, उससे ज़्यादा अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ये पता होना चाहिए आपको। सीरीज में कनेक्ट करने से सेफ वर्किंग वोल्टेज बढ़ जाती है। कैसे, अगर तो आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, इसका कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरेड, इसका कैपेसिटेंस भी 20 माइक्रोफैरेड, इसकी सेफ वर्किंग वोल्टेज 10, इसकी सेफ वर्किंग वोल्टेज 10। अब आप इसको 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ सकते हो, 10 + 10 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर सकते हो। आइडेंटिकल कैपेसिटेंस है, वोल्टेज इक्वली डिवाइड होगी, 20 वोल्ट लगाओगे 1:1, ये 10 ये भी 10। लेकिन अगर एक का कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरेड और दूसरे का कैपेसिटेंस है 20 माइक्रोफैरेड, इसकी सेफ वर्किंग वोल्टेज भी 10 है, इसकी सेफ वर्किंग वोल्टेज भी 10 है, सेफ वर्किंग वोल्टेज 10 है, तो अब आप इसको 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट नहीं कर सकते। क्यों, जब 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करोगे तो दोनों की इक्वल वोल्टेज नहीं मिलेगी, इसको ज़्यादा वोल्टेज मिलेगी। आपको पता है ना किसको वोल्टेज ज़्यादा मिलती है। अब ये क्या बन रही है, कैपेसिटेंस रेशियो क्या बन रही है, 1:2। वोल्टेज रेशियो पता क्या होगी, वोल्टेज रेशियो ऑपोजिट होती है, 2:1। इसको डबल वोल्टेज मिलेगी उसके मुकाबले में। तो अगर तुम 20 वोल्ट की बैटरी से लगा दोगे तो वोल्टेज के 2 पार्ट इसको मिलेंगे, 1 पार्ट इसको मिलेगा, वोल्टेज 3 पार्ट में डिवाइड होगी। अगर 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करोगे तो वोल्टेज 3 पार्ट में डिवाइड होगी, 6.7 ऑलमोस्ट 6.666। तो 2 पार्ट इसको मिलेंगे, इसको मिल जाएगी 13.3 वोल्ट, इससे मिल जाएगी 6.7 वोल्ट। ये तो नहीं जलेगा लेकिन जल जाएगा। तो फिर आप 20 वोल्ट की बैटरी नहीं लगा सकते। अब आप क्या करोगे, अब आप ऐसे ही देखो, ज़्यादा वोल्टेज इसको मिल रही है ना, इस ज़्यादा वोल्टेज इसको मैक्सिमम पूरा कर लो, इसको मैक्सिमम इसको 10 दे दो। तो जब इसको 10 मिल रहा होगा, ये 2:1 है ना वोल्टेज रेशो, तो उसको कितनी मिल रही होगी, 5। तो फिर आप कितनी वोल्ट की बैटरी लगा सकते हो, 15 वोल्ट की बैटरी। जब 15 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो 2:1, इसको 10 मिल जाएगा, इसको 5 मिल जाएगा। तो इस सिस्टम की सेफ वर्किंग वोल्टेज 20 नहीं हो जाएगी, आपको कैलकुलेट। हाँ, अगर आइडेंटिकल होते, ये भी 20 माइक्रोफैरेड का, ये भी 20 माइक्रोफैरेड का, फिर सीरीज में जोड़ोगे तो सेफ वर्किंग वोल्टेज सबकी ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स नहीं है तो उसको ज़्यादा वोल्टेज मिलती है जिसका कैपेसिटेंस कम होता है। तो पहले आप इस कम वाले कैपेसिटेंस को पूरी मैक्सिमम दे दो,
अब इसको 2 मिले, इसको 10 मिल रही है और इनमें क्या रेशियो है 2:1, तो जब इसको 10 मिलती होगी तो उसको कितनी मिलेगी 5, तो इन दोनों को प्लस कर लो, 15 वोल्ट की मैक्सिमम बैटरी लगा सकते हैं। फिर बेटा कैपेसिटर्स के यूजेस क्या हैं, कैपेसिटर्स के क्या यूजेस हैं। नंबर 1 दे स्टोर एनर्जी, नंबर 1 दे स्टोर एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, चार्ज करते हुए यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं, तो कैमरे की फ्लैश लाइट पे यूज़ कर सकते हैं, कैमरे की फ्लैश लाइट पे यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कैपेसिटर को, कैपेसिटर को यूज़ कर सकते हैं बेटा, चल जाओ, कैपेसिटर क्या करता है, डीसी करंट को पास होने नहीं देता, ऑल्टरनेटिंग करंट को पास होने देता है, डायरेक्ट करंट को पास होने नहीं देता। चल क्यों नहीं रही वीडियो, एक मिनट, दिखाता हूं। देखो बेटा, ये आपका सर्किट है, ये डीसी पावर सप्लाई, ये एसी पावर सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे स्विच ऑफ है, ये भी स्विच ऑफ है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है डीसी के साथ, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है एसी के साथ। देखो मैं स्विच ऑन करता हूँ तो डीसी करंट पास हो गया, लैंप ऑन हो गया। अगर इसके साथ मैं कैपेसिटर लगा दूंगा तो क्या होगा, अब देखिए स्विच ऑन करूंगा, कैपेसिटर लगा हुआ है तो करंट पास नहीं होगा, देखो करंट पास हुआ फिर खत्म हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर क्या करता है, ये सर्किट ब्रेक कर देता है, इसके दरमियान इंसुलेटर है, करंट को पास होने नहीं देता, करंट को रोक देता है, डीसी को पास होने नहीं देता। डीसी सर्किट में कैपेसिटर लग जाएगा तो डीसी पास नहीं होगा। इधर देखो एसी करंट पास हो रहा है, अभी कैपेसिटर कनेक्टेड नहीं है, कभी करंट यूं जाएगा, कभी करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। अगर मैं यहां पे कैपेसिटर लगा दूंगा, यहां पे कैपेसिटर लगा दूंगा, स्विच ऑन करता हूं, स्विच ऑन कर रहा हूं, ये देखो, अब देखो कैपेसिटर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लैंप ऑन हो रहा है वैसे ही, यूं भी करंट पास हो रहा है, यूं भी करंट पास हो रहा है, ये देखो करंट पास होता जा रहा है, करंट पास होता जा रहा है, देखो। तो कैपेसिटर क्या करता है, डीसी को पास होने नहीं देता, एसी को पास होने देता है। देखो कैपेसिटर के लगाने से अल्टरनेटिंग करंट को फर्क नहीं पड़ा। तो जिस सर्किट में आपको खाली एसी चाहिए होता है, डीसी नहीं चाहिए होता, तो आप रास्ते में कैपेसिटर लगा देते हैं। तो कैपेसिटर क्या करेगा, डीसी को फिल्टर आउट कर देगा, डीसी को क्या करेगा, फिल्टर आउट कर देगा। अच्छा, फिर कैपेसिटर कहां पे यूज होता है, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट यूज, दे आर यूज टू फिल्टर आउट, नहीं, दे आर यूज फॉर स्मूथिंग, स्मूथिंग के काम आता है। क्या मतलब, ये देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं हाफ वेव रेक्टिफायर बना रहा हूं, एसी पावर सप्लाई, डायोड, लोड। अब लोड को वोल्टेज कैसे मिलेगी, लोड को ये वोल्टेज मिलेगी, वोल्टेज टाइम ग्राफ। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे कैपेसिटर लगा देता हूं इसके पैरेलल, मैं इसके पैरेलल क्या करता हूं, आई कनेक्ट अ कैपेसिटर, स्मूथिंग के लिए हम इसके पैरेलल कैपेसिटर लगा, दोबारा ड्रॉ करता हूं। देखो ये स्मूथ नहीं है, आपको मिल रही है ना वोल्टेज, ये इस पे बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर आ गए हैं, स्मूथ नहीं है, अब नहीं आ रहा। अब मैंने क्या किया, इसके पैरेलल कैपेसिटर लगा दिया, इसके पैरेलल कैपेसिटर लगा दिया, तो क्या होगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट भी पास होगा, कैपेसिटर भी चार्ज हो जाएगा। और जैसे ही बैटरी की वोल्टेज कैपेसिटर की वोल्टेज से कम होगी, कैपेसिटर लोड के थ्रू डिस्चार्ज होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ऐसा बनेगा। इस दौरान में कैपेसिटर, इसके ऊपर ही बना के दिखाता हूं, इस दौरान में कैपेसिटर भी चार्ज हो रहा है, ये देखो ये कैपेसिटर भी चार्ज हो रहा है। अब ये बैटरी की वोल्टेज है ना, बैटरी की वोल्टेज कम होगी तो यहां पे कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग जाएगा, यूं करके कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर बैटरी की वोल्टेज कैपेसिटर से ज़्यादा होगी, दोबारा चार्ज हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज हो जाएगा, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर लगाने से आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा, यहाँ चार्ज, यहाँ पे डिस्चार्ज, चार्ज
डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, वोल्टेज टाइम, वोल्टेज टाइम। विदाउट कैपेसिटर रेड वाला ग्राफ बनेगा, रेड वाला ग्राफ बनेगा विदाउट कैपेसिटर। जब आपने कैपेसिटर लगा दिया तो क्या होगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ये ऑन स्विच की तरह काम करेगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। ये देखो इस दौरान में कैपेसिटर O2A कैपेसिटर चार्ज हो गया। अच्छा, जैसे ही बैटरी की वोल्टेज कैपेसिटर की वोल्टेज से कम हुई तो फिर क्या हो गया, कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग जाएगा। बेटा इसको वो वोल्टेज देगा, इस रेजिस्टर लोड को वो वोल्टेज देगा जिसकी वोल्टेज ज़्यादा होगी। O से A तक तो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है ना, A से B तक क्या हो रहा है, बैटरी की वोल्टेज बल्कि A से लेकर D तक बल्कि E तक, A to B to D to E, ये रेड वाला ग्राफ नीचे है ना व्हाइट वाले ग्राफ से। इसका मतलब क्या हुआ, बैटरी की वोल्टेज कैपेसिटर की वोल्टेज से कम है। जैसे ही बैटरी की वोल्टेज कैपेसिटर की वोल्टेज से कम होगी, कैपेसिटर विल डिस्चार्ज, कैपेसिटर इसको वोल्टेज देने लग जाएगा, कैपेसिटर इसका ड्राइवर बन जाएगा एंड सो ऑन। ये स्मूथिंग हो गई है। आपकी बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर थे थोड़े बेहतर हो गए हैं, स्मूथिंग के काम आता है। और स्मूथ करना है तो क्या करें, बड़ी ज्यादा कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस लगा दें। अगर मैं ज्यादा कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस लगाऊंगा तो फिर स्मूथिंग थोड़ी बेहतर हो जाएगी। अब ये यूं चार्ज, ये डिस्चार्ज, ये चार्ज, ये ग्रीन वाला ग्राफ बनेगा अगर मैं ज्यादा कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लगाऊंगा। और ज्यादा स्मूथ करना है तो क्या करूं, बजाय हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के फुल वेव रेक्टिफिकेशन यूज कर लूं। क्या मतलब, ये देखो अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर यूज करता हूं, फुल वेव रेक्टिफायर, एक डायोड, यहां पे लोड होता है, यहां पे पावर सप्लाई होती है। स्मूथिंग के लिए क्या करती है, वी कनेक्ट, ओहो मिनट सॉरी दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। यहां पे लोड, यहां पे पावर सप्लाई। स्मूथिंग के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसके पैरेलल क्या लगा देते हैं, कैपेसिटर यूं शो कर दें तो भी चलेगा, यहां शो कर दें तो भी चलेगा, एक ही बात है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान लगा दिया, कैपेसिटर यूं लगा दें, एक ही बात है। विदाउट कैपेसिटर क्या मिल रहा था आपको, विदाउट कैपेसिटर ये मिल रहा था, आउटपुट विदाउट कैपेसिटर। ये क्या, आउटपुट विदाउट कैपेसिटर, विदाउट कैपेसिटर। अच्छा, जब कैपेसिटर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटर लगाएंगे तो क्या होगा, इसी पे ड्रॉ करके दिखाता हूं। इस दौरान में कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर जैसे ही बैटरी की वोल्टेज कैपेसिटर की वोल्टेज से कम हो जाएगी, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा थोड़े टाइम के लिए, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। तो जब बार बार जल्दी जल्दी चार्ज होगा तो ग्राफ ज्यादा नीचे तक नहीं आएगा। तो अगर हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की जगह फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर यूज कर लेंगे तो ये ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। बड़ा कैपेसिटर यूज करें, स्मूथिंग के लिए कैपेसिटर लोड के पैरेलल लगाएंगे, बड़ा कैपेसिटर यूज करेंगे, ठीक है, तो ज्यादा स्मूथिंग हो जाएगी। फुल वेव रेक्टिफिकेशन करेंगे तो ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। स्मूथिंग क्यों होती है, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल कैपेसिटर और लोड, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और कैपेसिटर की वोल्टेज बैटरी की वोल्टेज के इक्वल हो जाती है। जैसे ही बैटरी की वोल्टेज कम होती है, जैसे ही बैटरी की वोल्टेज कैपेसिटर की वोल्टेज से कम होती है, कैपेसिटर स्टार्ट टू डिस्चार्ज, कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लग जाता है। फिर जैसे ही वोल्टेज बैटरी की वोल्टेज कैपेसिटर की वोल्टेज से बढ़ने लगती है तो कैपेसिटर दोबारा चार्ज होने लग जाता है। यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, इधर से ए से लेके बी तक कैपेसिटर की वोल्टेज बैटरी की वोल्टेज से ज्यादा है। ये वाला ग्राफ बैटरी की वोल्टेज का जैसे ही इसके क्रॉस हुआ, यहाँ पे दोबारा कैपेसिटर चार्ज हो गया। तो O2A कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, A to B डिस्चार्ज हो रहा है, B to C चार्ज हो रहा है, C to D डिस्चार्ज हो रहा है, D to E कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, E to F कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट ऑल्टरनेटिंग करंट एंड कैपेसिटर। थैंक यू स्टूडेंट्स।